नमस्कार, न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। शाम के 6 बज गए हैं और दिन भर की राजनीतिक खबरों का सबसे सॉलिड डोज आपके लिए न्यूज रूम से हम लेकर आए हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। देखिए, साल 2026 का आज दूसरा दिन है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की हो तो 2027 पहले याद आ जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2027 में है और फरवरी मार्च के महीने में ही चुनाव वहां पर हो भी सकते हैं। उससे पहले पंचायत चुनाव भी होने हैं। लेकिन इन सबके बीच वहां पर राजनीतिक जमीन जिस तरह से इस वक्त चरम पर सेंटिमेंट्स जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सवाल कई हैं और इसीलिए आपको आज सवाल इंडिया में इसकी पूरी तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे। देखिए, आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मंदिर का मुद्दा एक बार फिर वहां पर मुख्य मुद्दे के रूप में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हावी दिखाई दे रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कह देते हैं कि मंदिर जहां बनना था वहां बन गया, लेकिन अखिलेश यादव अब किस मंदिर की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं। प्रयागराज में संगम किनारे 3 जनवरी से माघ मेला शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले ही यहां राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किया गया कि माघ मेले में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाने दी जाएगी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक नई मांग कर दी। अब कई अधिकारी चापलूसी रोटी बना रहे थे, वो किस नियम में था? जो चापलूसी रोटी बन रही थी वो किस नियम में था? अगर अधिकारी ये नियम बदल रहे हैं तो हम लोग सभी भगवानों को वहां के लगाएंगे और भगवानों के साथ साथ जो आयोजक हैं, जो आयोजन कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि हमारे केदारेश्वर मंदिर के भी वहां पर कुछ स्थापना करें। दरअसल मेला क्षेत्र के सेक्टर 6 में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान का शिविर लग रहा है। इसी शिविर में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगनी थी। मुलायम की मूर्ति को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया गया तो अखिलेश केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की मांग करने लगे। भगवान केदारनाथ जी की मूर्ति से संबंध है तो भगवान केदारनाथ जी की मूर्ति के बारे में कहा गया है कि उसको दूसरी जगह पे नहीं बनाया जा सकता। और रहा माघ मेले में बहुत सारी जगह पे भगवान शंकर के मूर्तियां भी हैं, मंदिर भी हैं और ईश्वर तो हर जगह पर विराजित है, लेकिन भगवान केदारनाथ जी का जो मंदिर और स्वरूप है वो केवल एक ही स्थान के लिए उसकी मान्यता है। तो मैं समझता हूँ ये शास्त्रोचित विषय है। माघ मेला शुरू होने से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे संगम किनारे पहुंचे। उनसे मूर्ति पर सवाल किया गया तो बोले सरकार की मानसिकता ही दूषित है। मेला प्रशासन ने ये गतिरोध किया कि पिछली बार मेला में इस कैंप में समाजवादी कैंप है ये, इसमें कैंप में माननीय मुलायम सिंह जी की मूर्ति लग गई थी। इस साल उन्होंने इसको राजनीतिकरण मानकर इस पर रोक लगा दी कि वो मुलायम सिंह जी की मूर्ति यहाँ नहीं लगेगी। इसीलिए गतिरोध था और इसी गतिरोध के चलते हमारा जो इसका संस्थापक है संदीप यादव, उसके खिलाफ तमाम प्रकार के आपराधिक मुकदमे लिख के और उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा दिया, गैंगस्टर भी लगा सकते हैं। तो यह सरकार की मानसिकता दूषित है। समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज के महाकुंभ में भी मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगाई थी, लेकिन माघ मेले में इसे इसकी इजाजत नहीं मिली। पिछले दिनों बीजेपी की तरफ से ये बयान भी आया कि समाजवादी पार्टी तो माघ मेले पर 30 करोड़ रुपए खर्च करती थी, जबकि योगी सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी फिलहाल मुलायम सिंह यादव की जगह राधा कृष्ण की मूर्ति लगाने पर राजी हो गई है। और देखिए, राजनीति का रंग ऐसा है कि कब इस तरफ और कब उस तरफ, ये अपनी सहूलियत के हिसाब से तय होता है। क्योंकि बीजेपी आज जिस केदारेश्वर मंदिर का ये कहकर विरोध कर रही है कि केदारनाथ में मंदिर हैं, उसी बीजेपी ने दिल्ली में भी, जब खुद मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तराखंड के, केदारनाथ जैसा मंदिर दिल्ली में भी बनाने को लेकर ये कार्यक्रम चला है। लेकिन आज उसका यूपी में हो रहा है विरोध। क्यों अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर बनाने पर तुले हुए हैं, उसकी मांग पर अड़े हुए हैं, आपको ये भी जानना चाहिए। और क्यों बीजेपी इसका विरोध कर रही है, ऐसे में हमने माघ मेले में जो संत समाज वहां पर इकट्ठा हुआ है उनसे भी बात की और सनातन के लिहाज से सनातन ज्ञानपीठ के स्वामी महेश आश्रम से हमने यही सवाल पूछा। क्या कहा उन्होंने, सुनिए।
मेले में केदारेश्वर का मंदिर स्थापित हो ये उचित नहीं है, इसलिए कि ये मेला अचल नहीं है। ये मेला 1 महीने का ही रहता है। भगवान केदारेश्वर का जो स्वरूप है वो अचल है। अचल जो है और स्वयं है, वो केदारेश्वर स्वयं है, स्थापित नहीं है। इसलिए ये विवाद बहुत वर्षों पहले भी एक शुरू हुआ था, जब वो राजस्थान में केदारेश्वर के मंदिर बनाना प्रारंभ हुआ था, उसमें विवाद हुआ था, उस समय भी खंडन किया गया था। और अब देखिए, कल से प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो जाएगी। वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का उमड़ना भी शुरू हो गया है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष जिस तरह से केदारेश्वर मंदिर को लेकर दोनों के बीच में टकराव की स्थिति दिखाई दे रही है, उसे लेकर हमने संगम तट पर आए हुए लोगों से भी बात की। क्या कहना है ऐसे में श्रद्धालुओं का, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हमारे सहयोगी दीपक गंभीर ने ये रिपोर्ट फाइल की है। संगम की रेती पर 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन ठीक इसके पहले अब इसमें सियासत शुरू हो गई है। दरअसल ये सियासत जो है इस माघ मेला क्षेत्र में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रतिमा है उसको लगाने को लेकर शुरू हो चुकी है, क्योंकि ये मांग की जा रही है सपा की तरफ से कि जो एक शिविर जो है स्थापित किया गया है यहाँ माघ मेला क्षेत्र में, उसमें मुलायम सिंह जी की हालांकि प्रतिमा लगनी चाहिए, क्योंकि महाकुंभ के दौरान भी इस प्रतिमा को स्थापित किया गया था। लेकिन प्रशासन ने इसके पहले नोटिस जारी किया, उसके बाद आनंद फानंद में जो है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे अपने कैंप में, और अब नेताजी की मूर्ति नहीं लग पाई। अब वहां पर जो है राधा और रानी की मूर्ति यहाँ पे जो है लगाई गई है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह जी के जो बेटे हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक नई मांग रखी है कि सरकार जो है अब एक जो है केदारेश्वर मंदिर जो है यहाँ पे स्थापित करे माघ मेला में। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दा उठाते हैं कि आप राम मंदिर पे दर्शन करने क्यों नहीं गए, तो उनका एक ही कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब तक हमारी इटावा की मंदिर केदारेश्वर नाथ मंदिर बन के तैयार नहीं हो जाती तब तक हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, और जाएंगे वहाँ की मंदिर बन के तैयार हो जाएगी उसके साथ पूरे परिवार के साथ जाएंगे। केदारनाथ मंदिर बननी चाहिए यहाँ पे संगम में, मूर्ति क्यों नहीं लगनी थी माननीय नेताजी का, लगना चाहिए था। तो अखिलेश यादव मंदिर पर अचानक कितना जोर क्यों देने लगे, और इन दिनों वो बार बार उस लिट्टी चोखा पार्टी का जिक्र भी छेड़ रहे हैं जो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से जुड़ा हुआ है। मंदिर और ब्राह्मण पर अखिलेश का जोर क्यों है, इसे 6 सवालों के जरिए आज आप समझना चाहिए। क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी की काट तलाश रहे हैं, और क्या अखिलेश पीडीए का दायरा बढ़ाकर इसे PDA.B यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण तक ले जाने की जुगत में है, और क्या अखिलेश को लगता है कि वो बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के असंतोष को भुनाने में कामयाब होंगे जिसका उन्हें पॉलिटिकल फायदा मिल सकता है, और क्या ये माना जाए कि अखिलेश PDA.B फॉर्मूले पर पहले से ही काम कर रहे हैं और इसी योजना के तहत उन्होंने विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय को विपक्ष का नेता बनाया। क्या अखिलेश को लगता है कि पूर्वांचल और मध्य यूपी की 100 से ज्यादा ऐसी सीटों में वो सेंध लगा पाएंगे जहां पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक स्थिति में है, और क्या अखिलेश यादव ऐसा करके उस ध्रुवीकरण को दरअसल रोकना चाह रहे हैं जिसमें धर्म के नाम पर बीजेपी को फायदा हो सकता था या फिर हो सकता है। तो देखिए, अखिलेश यादव संगम तट पर केदारेश्वर मंदिर बनाए जाने की मांग कर रहे हैं, और एक केदारेश्वर मंदिर वो इटावा में भी बनवा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि इस मंदिर का निर्माण 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? पहले आपको नवंबर के महीने में ले चलते हैं। ये तस्वीर 25 नवंबर की है, जब अयोध्या के श्री राम मंदिर पर धर्म ध्वजा की स्थापना हुई, और इसी के साथ मंदिर निर्माण को पूर्ण माना गया। याद कीजिए, अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज की स्थापना से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक बयान सामने आया था। अखिलेश इटावा के जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो निर्माणाधीन है, यानी उसका निर्माण चल रहा है। लेकिन अखिलेश का कहना है कि इटावा के श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर ही दूसरे मंदिरों के दर्शन करेंगे। अखिलेश यादव अब उसी केदारेश्वर मंदिर को संगम तट पर भी स्थापित किए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारे इटावा को
वो चीज दी है जो हम लोग केदारेश्वर वहां पर जाते थे, इतनी दूरी पर जाकर हमको बहुत परेशानी होती थी, वो दर्शन हमको यहाँ पर करने को मिल रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है, बिल्कुल सही कहा है। हाँ, वो तो होनी चाहिए। यहाँ पे इनमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए मंदिर वगैरह में ज्यादा। यानी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के 2 मंदिर 27 के चुनाव से पहले चर्चा में हैं। एक तो इटावा का केदारेश्वर मंदिर, जिसका जिक्र अखिलेश लगातार कर रही हैं। दूसरा लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे परशुराम मंदिर। माना जा रहा है कि इसके जरिए भी समाजवादी पार्टी राजनीतिक और सामाजिक समीकरण साधना चाहती है। अखिलेश यादव ने इटावा के जिस केदारेश्वर मंदिर का जिक्र अपने पोस्ट में किया है, उसका शिलान्यास 7 मार्च 2021 को करवाया गया था और माना जा रहा है कि मंदिर का निर्माण कार्य 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा। इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी अखिलेश खुद यहां मौजूद थे। तो अपने पीडीए वोट बैंक के साथ क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर ब्राह्मणों को एक साथ लेने की जुगत में जुटे हैं अखिलेश यादव। और देखिए, जिस तरह से उन्होंने लिट्टी चोखा पार्टी जो बीते दिनों हुई और उस पर टिप्पणी की थी, उससे ये बात और पुख्ता होती है। यूपी बीजेपी के नए मुखिया पंकज चौधरी ने जब सवाल उठाया था लिट्टी चोखा पार्टी को लेकर, तो इसे ही मुद्दा लगातार अखिलेश यादव बना रहे हैं। लेकिन अब लिट्टी चोखा की बात फिर से क्यों निकल कर आ रही है, देखिए। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे, अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा? सरकार के खिलाफ वो खड़े हो गए तो सरकार का क्या होगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे, अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा? और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया, हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा। क्योंकि विपक्ष से वो कभी पक्ष में रहते हैं तो रसगुल्ला रहता है, अब विपक्ष जब जनता रसगुल्ले से रस निकाल लेती है तो बिना रस की ही आवाज आती रहती है। तो इस तरीके से जनता ने जब सत्ता बाहर कर देती है तो विपक्ष के लाजमी है वो भाई, लेकिन अच्छी चीजों का प्रचार होना चाहिए। उन्होंने भी अच्छे काम किए होंगे अपने समय का, खाली आलोचना में पूरा समय निकल जा रहा है। उन्होंने जो अच्छे काम किए उसका प्रचार नहीं कर पा रहे, इसलिए सलाहकार बदले। जितने भाड़े पहलवान है उन्हें हटाएं, अखाड़े पहलवान मुलायम सिंह के वाले खिलाएं तो शायद मतलब आज के दिन में उन्हें सम्मान मिलना शुरू हो जाए। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का बात करते हैं शाहरुख खान की, जिनको लेकर संगीत सोम ने कह दिया कि गद्दार हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी को केकेआर टीम में उन्होंने जगह दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि संगीत सोम के बयान को जिस तरह से बड़े धर्म गुरुओं का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद देवकीनंदन ठाकुर हो चाहे रामभद्राचार्य हो, उन सब ने सपोर्ट किया। और अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ गया है बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का। क्यों वो भी सपोर्ट कर रहे हैं और ये मामला आगे किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है, रिपोर्ट देखिए। एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। दुर्भाग्यपूर्ण है, तो स्पष्टीकरण दे। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर संगीत सोम ने जैसे ही शाहरुख खान को लेकर ये बयान दिया, एक के बाद एक कई हिंदू धर्म गुरुओं ने उनका समर्थन करना शुरू कर दिया। हिंदू धर्म गुरुओं ने केकेआर की तरफ से बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को खरीदे जाने का जबरदस्त विरोध किया। संगीत सोम के बयान के बाद सबसे पहले कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने उनके बयान का समर्थन किया। फिर हिंदू संत रामभद्राचार्य और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी शाहरुख खान पर निशाना साधा। सुनाते हैं आपको रहमान को खरीदे जाने पर रामभद्राचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहे हैं। देश के जो हीरो हैं शाहरुख खान, फिल्म अभिनेता, वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का जो चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान और वो बांग्लादेश, तो निरंतर, शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं।
ये देखिए इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है, पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो आईपीएल में शाहरुख की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को खरीदे जाने और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर ये बवाल मचा हुआ है। 16 दिसंबर को केकेआर ने बांग्लादेशी क्रिकेटर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा था। 18 दिसंबर को बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी। इस घटना के 13 दिनों के बाद संगीत सोम ने शाहरुख खान पर सवाल उठाए और उन्हें गद्दार कह दिया। संगीत सोम अड़े हैं कि किसी भी हाल में रहमान को एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकलने देंगे। शाहरुख खान रहमान को अपनी टीम की तरफ से नहीं खिला पाएंगे। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। बहरहाल रहमान को खरीदने जाने का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल ये कि आखिर ये विवाद कब थमेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। क्या किसी मशीन से नागरिकता की जांच की जा सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यूपी पुलिस की एक वायरल वीडियो है जिसमें एक मशीन को लेकर कैसे ये दावा किया गया, और इस पर जो सवाल है बड़े दिलचस्प हैं। आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की हैं, जहां पिछले दिनों कौशाम्बी में पुलिस की एक टीम तलाशी अभियान चलाने के लिए पहुंची थी। पुलिस का ये अभियान घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा था। पुलिस घर घर जाकर लोगों के दस्तावेजों की जांच कर रही थी। उसी सर्च अभियान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अभियान को लेकर पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में पुलिस और स्थानीय निवासियों के बीच क्या बातचीत हो रही है, पहले आपको ये सुनाते हैं। देख लीजिए सर। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं झूठ मोल मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ के? बांग्लादेश की मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन का हिस्सा इस तलाशी अभियान ने पुलिस के काम को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बनवा लिया, पासपोर्ट तो बनवा लिया। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नागरिकता जांच की ये कौन सी नई हाईटेक तकनीक है जो पीठ पर मोबाइल रखते ही किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित कर दे। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस भी एक्शन में आई। एसीपी अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि थाना प्रभारी को सख्त चेतावनी दी गई है। एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। उसी दौरान थाना प्रभारी कौशाम्बी द्वारा वहां रह रहे निवासियों से वार्ता की जा रही है। उक्त के संदर्भ में थाना प्रभारी कौशाम्बी को सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। सभी तथ्यों की जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जो वीडियो वायरल हो रहा है और जो महिला मोबाइल पकड़ी हुई है, हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पुलिस वाले दबाव डालकर कुछ कहलाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने वही बताया जो सच था। मैंने बोली कि चलो आप कर लो, कोई हमें ये नहीं दुविधा, आप कर लीजिए। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो फिर उसके हाथों में मशीन थी नहीं, या तो वो ज्यादा ही प्रेशर जोर डाल के निकलवाने चाह रहे थे कि सच्चाई बोल दे, पर हम डरे नहीं। हम यही बोले हम आप बेशक ले सकते हो, कर लो मशीन से जो करना है। तो उसने कुछ नहीं बोले। फिर लास्ट में बोला चलो अपने आईडी दे दो, आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड।
एनडीटीवी की टीम उस इलाके में पहुंची जहां पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था। हमने लोगों से जो बातचीत की वो भी आपको सुनाते हैं। हमने देखा था कुछ दिनों पहले यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, उन्होंने सबसे पूछताछ की थी कि आप बांग्लादेश में रहने वाले हैं कि नहीं। आप लोग उस दौरान थे यहाँ पे? हाँ, हम लोग था। अच्छा, क्या कहा था पुलिस वालों ने? पुलिस वाले तो वो बताया, क्या कहता तुम लोग कहाँ का हो। हम लोग बोल दिया क्या कहता अररिया जिला का हो, जो कि थाना पड़ रहा। और बोला कहता झूठ बोलोगे तो फिर मशीन लगा के चेक करेंगे। मैं बोला कर लो चेक। मशीन सच में लेकर आए थे क्या? नहीं, मशीन में देखा नहीं। पीठ पे हाथ लगा के क्या कहता बोल रहा था कुछ आदमी का। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ हमने देखा था, उन्होंने बातचीत की थी और बोला था कि अगर आप बांग्लादेश के रहने वाले हैं तो बता दीजिए। नहीं, यहाँ बांग्लादेशी कोई नहीं है। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम अररिया जिला के हैं, बिहार का। अच्छा, यहाँ कितने साल से रह रही हैं? हम तो क्या कहता बहुत सालों से रहते हैं यहाँ। तो कोई एक मकान नहीं था, तभी से रह रहे हैं। तो ये कौशाम्बी में बिहारी नगर करके एक इलाका है जहाँ के रहने वाले लोग हैं, जहाँ से पुलिस ने पूछताछ की थी। ये पूछा गया था कि आप बांग्लादेश के रहने वाले हैं कि नहीं। और एक फजीहत कराने वाली वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें पुलिस वालों का ये कहना है कि अगर आप बांग्लादेश के रहने वाले हैं तो उनके पास एक ऐसी मशीन है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि वो बांग्लादेशी है कि नहीं। गाजियाबाद से अपने कैमरा सहयोगी अरुण नेगी के साथ मैं अनुष्का गर्ग, एनडीटीवी। और अब बात जम्मू कश्मीर के क्रिकेटर की, जिसने एक निजी टूर्नामेंट में अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा लगाकर मैच खेला। इस वीडियो में जिस खिलाड़ी को आप बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं उसका नाम है फुरकान उल हक, और इस खिलाड़ी ने अपने हेलमेट पर जो झंडा लगाया है वो फिलिस्तीन का है। इसी को लेकर विवाद शुरू हो गया। सवाल उठे कि आखिर खिलाड़ी ने अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का झंडा क्यों लगाया। ये मैच जम्मू के मुट्ठी इलाके में खेला गया था और इसका आयोजन निजी स्तर पर किया गया था। जैसे ही ये मामला सामने आया, जम्मू पुलिस हरकत में आई और टूर्नामेंट के आयोजक जाहिद भट्ट और खिलाड़ी फुरकान दोनों को दोमाना थाने में पूछताछ के लिए तलब किया गया। पुलिस ने दोनों से इसको लेकर सवाल जवाब किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फुरकान इससे पहले भी एक अन्य निजी टूर्नामेंट में इस तरह का लोगो लगाकर मैच खेल चुका है, जिसकी भी अब जांच की जा रही है। निजी तौर पर आयोजित इस टूर्नामेंट के लिए न तो आयोजकों ने इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से साझा की और न ही पुलिस से किसी तरह की इजाजत ली गई थी। यही नहीं बल्कि जाहिद भट्ट जो कि जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग के ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है। जम्मू कश्मीर चैंपियंस लीग में 10 टीमें शिरकत कर रही हैं और विजेता टीम को 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। इस समय पुलिस ये कोशिश कर रही है जानने की कि क्या वजह थी कि ये खिलाड़ी ने अपने हेलमेट पर फलस्तीन का झंडा लगाया था। इसकी मंशा क्या थी, इस टूर्नामेंट के लिए पैसा कहां से आ रहा है, कहीं इन लोगों के तार किसी एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ जुड़े तो नहीं है। यही जानने के लिए 14 दिन की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है और इन 14 दिनों के दौरान ये जानने की पूरी पुलिस कोशिश करेगी कि इसकी वजह क्या थी। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और खबर उत्तराखंड से। और ये खबर एक ऐसी खबर है जिससे लेकर कई बार कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जहां पर न माफी न खेद काम आता है, और इसलिए क्योंकि महिलाओं को लेकर जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति ने की है, आज वो सवालों के घेरे में। और महिलाओं की ये टिप्पणी, इस महिलाओं पर की गई ये टिप्पणी इसलिए भी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एक राज्य जो इस समय अंकिता भंडारी की हत्या के बाद की परिस्थितियों में घिरा हुआ है और इस मामले को लेकर राजनीतिक संरक्षण कैसे अपराधियों को मिलता है, उसे लेकर वहां पर राजनीति चरम में है। ऐसे वक्त में ये कहना कि शादी के लिए बिहार से 20-25 हजार में लड़कियां मिल जाएंगी, सोचिए आप राज्य का हाल। लड़की हम समझते वाले बिहार से ले आ रहे हैं, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करा। ये शख्स जो कह रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं, ये कोई और नहीं बल्कि उत्तराखंड की धामी सरकार में महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लालू साहू हैं। गिरधारी अल्मोड़ा के सोमेश्वर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में ही कुछ युवकों से शादी को लेकर बात की। युवकों ने बताया कि शादी नहीं हुई है तो गिरधारी ने इस तरह का बेतुका बयान दे दिया। तो नौजवानी और शादी नहीं हुई तुम्हारी। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें गिरधारी ने युवकों से सवाल पूछा कि तुम लोगों की अभी तक शादी नहीं हुई, फिर कहा क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? अगर यहाँ शादी नहीं हो रही तो चलो मेरे साथ,
4-5 लड़के मिल जाओ और तैयारी करो। बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं। वीडियो वायरल होते ही उत्तराखंड से लेकर बिहार तक सियासत गर्मा गई। पहले आपको गिरधारी लाल साहू का पूरा बयान सुनाते हैं। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी करा। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी करा। क्या हमारा सर गिरधारी के बयान पर जहां बीजेपी के ही सांसद अजय भट्ट ने उन्हें अपनी जुबान पर संयम रखने की सलाह दी, तो वहीं बिहार में आरजेडी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। गिरधारी के इस वीडियो को आरजेडी ने ट्वीट किया। आरजेडी ने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घटिया सोच है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बिहार ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार की बेटियां जो है पूरे देश में आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, और आप महिलाओं के लिए आप इस तरह का कृत्य, आज बिहार के अस्मिता पर सवाल, बिहार के महिलाओं के अपमान, इसलिए ये बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। एक और बिहार में माताओं बहनों को चुनाव के समय सशक्त बनाने के लिए 10,000 रुपया दिया गया और कहा गया 2 लाख रुपया देंगे, और दूसरी ओर बिहार की माताओं बहनों का अपमान इस तरह से किया जा रहा है, गालियां दी जा रही है। बीजेपी को शर्म करना चाहिए, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। देखिए अपनी वाणी पर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने गिरधारी को क्या सलाह दी है, ये सुनिए। देखिए अपनी वाणी पर हर एक को संयम रखना चाहिए। वाणी असंयमित होती है तो उसके अर्थ के अनर्थ कभी निकलते हैं, इसलिए मैं इस पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अपनी वाणी शुद्ध होनी चाहिए और वाणी पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। केस लगी हो। विवाद बढ़ा तो गिरधारी ने वीडियो जारी करके सफाई भी दी, माफी तो मांगी, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस ने तोड़ मरोड़ कर वीडियो वायरल किया। विरोधी और वह कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ कर मीडिया में प्रस्तुत किया है, जो गलत है, निराधार है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बहरहाल उत्तराखंड में मंत्री के पति की तरफ से बिहारी लड़कियों पर दिए गए इस बयान की चौतरफा आलोचना हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये भारतीय राजनीति का सबसे सतही वाक्य ना बन गया हो अगर बीते कुछ वक्त से, तो क्या कहें। खैर, इस वक्त हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है इसी विषय को लेकर, जहां पर देखिए बिहार में भी इस समय राजनीति अब गर्माती हुई नजर आ रही है। बिहार राज्य महिला आयोग ने चिट्ठी लिखी है, मंत्री रेखा आर्या के पति को ये पत्र लिखा है, और एनडीटीवी से जब उन्होंने बात की तो बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने यह कहा कि सीधे तौर पर गिरधारी लाल माफी मांगे, बयान पर माफीनामा दें और 20 दिन में ये स्पष्टीकरण दें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी शिवम ने बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष से बातचीत की। उनका बयान अमर्यादित है। बिहार की बेटियां आज मिसाल कायम कर रही है, सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रही है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से सरकार बनाने में वो अपना वर्चस्व रखती है, और ऐसे में बिहार की बेटियों के लिए इस तरीके से अमर्यादित और निंदनीय बयान देना, इनके लिए माफ़ी जैसे शब्द भी बहुत कम पड़ेंगे। इनकी घोर निंदा की जाए, इनकी जितनी निंदा की जाए कम है। बिहार राज्य महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें पत्र लिखा है और उनको अपना जो है माफ़ीनामा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, और हम लोग आशा करते हैं कि इस तरीके से जो दोहरा चरित्र और ये नज़रिया जो है इनका दिवालियापन की हद पार करता है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति जो कि सार्वजनिक जीवन जीते हैं
बोलने से पहले नाप तौल की जरूर बोलना चाहिए। तो यहाँ पर मंच से आपने उत्तराखंड में एक तस्वीर ऐसी देखी जहाँ पर मंत्री के पति ऐसी अभद्र टिप्पणी करते हैं बिहार की महिलाओं पर, लेकिन अब आपको लखनऊ के एक कार्यक्रम की तस्वीर दिखाते हैं जहाँ पर मंच पर पूर्व मंत्री कौशल किशोर एक कार्यक्रम के लिए मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने पूछा कि अगर कोई काम ना किया हो तो बताओ, जिस पर ऑडियंस से, दर्शकों से जवाब आ गया कि हाँ नहीं किया। फर्जी बात में किया, अगर ना किया हो तो कोई बोले आदमी यहाँ पर नहीं किया, बोलो क्या नहीं किया, बोलो। नेक्स्ट अरे कौन से काम के लिए आए थे, नहीं किया, काम बोलो, फर्जी बात मत करना, फर्जी बात मत करना, मैं बता दे रहा हूँ, झूठी बात मत करना, इतना समझ लेना, सारी मैं तुम्हारी निकाल दूंगा, अभी नशे में मिलोगे, जांच करा दूंगा। अरे बिल्कुल मिलेगा नशे में, अब जाओ देखो जाकर फर्जी बन के बात कर रहे, कैसे उसने बोल दिया इस बात को कि नहीं क्या काम। काम करते हैं लोगों का, कौन आदमी है? जनता लाइव आईना दिखा दे तो फिर कुछ ऐसा जवाब होता है नेताओं का। क्या हरियाणा की जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय चौटाला का लोकतांत्रिक तौर तरीकों से मोह भंग हो गया है? वो अब नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की हिंसक घटनाओं से प्रेरणा लेने की बात क्यों कर रहे हैं? उनका सुझाव है कि यहाँ भी नौजवान यहाँ के शासकों को पीटें और सत्ता से बाहर करें। ये बात उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की। शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अब जरूरत है नेताओं को सड़कों पर दौड़ाएं, उनकी पिटाई करें, उन्हें सत्ता से बाहर करें। ये सुझाव जेजेपी के बड़े नेता अजय चौटाला का है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भाषण देते हुए उन्होंने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका की घटनाओं का हवाला दिया। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके, सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा, इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। लेकिन ये अजय चौटाला कौन है? हरियाणा ने भारतीय लोकतंत्र को जो कई लाल दिए, उनमें से एक लाल के लाल हैं। उनका लोकतांत्रिक इतिहास देखे जाने लायक है। ये देवीलाल के पोते और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहते मेहम की हिंसा के लिए बदनाम हुए थे। 1990 में उन पर मेहम में चुनावी हिंसा के बड़े आरोप लगे। चुनाव आयोग ने आखिरकार ये चुनाव रद्द कर दिया। बाद में ओम प्रकाश चौटाला अजय चौटाला के साथ शिक्षक भर्ती घोटाले के मुजरिम करार दिए गए। अजय चौटाला ने अपने पिता के साथ 10 साल की जेल काटी। 2018 में अजय चौटाला जेल से बाहर आए। उनका अपने भाई अभय चौटाला से टकराव हुआ और उन्होंने INLD तोड़कर अपने बेटे दुष्यंत और दिगंबर के साथ जेजेपी बनाई, जननायक जनता पार्टी। इस पार्टी ने 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीती और बीजेपी के साथ हरियाणा में सरकार बनाई। दुष्यंत चौटाला इस सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन 2024 के चुनाव में जेजेपी खाता तक नहीं खोल पाई। तो क्या यही नाकामी है जिसकी वजह से अजय चौटाला अपने समर्थकों को उकसा रहे हैं कि वो नेताओं को सड़क पर खींच कर मारे? कभी उनके साथ सरकार चलाने वाली बीजेपी ने उनके बयान की आलोचना की है। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। इस बयान पर उनके भाई और INLD नेता अभय चौटाला ने भी उनकी खबर ली है।
झूठ और लूट की दुकान बंद होगी, उनका जिक्र मत करो, कोई और बात करो, नए साल में नई बात करो। मैं कह रहा हूँ नई बात करो, बस इस बात को छोड़ो। नेताओं के भाषण बहुत गंभीरता से नहीं लिए जाते। शायद अजय चौटाला का ये भाषण भी कहीं खो जाएगा, लेकिन ऐसी गैर जिम्मेदार किस्म की भाषणबाजी ने अगर वाकई किसी हिंसा को जन्म दिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?